फ्रेंड्स, करंट अफेयर लिंकेज विद यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में हम 1 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपके लिए सेशन यूज़फुल रहते हैं। आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए और इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि कोई भी इवेंट जो है वो किस तरीके से जनरेट हुआ और कहाँ उसका डायरेक्शन जा रहा है उसको आप समझ सको। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट इवेंट को अपडेट कर सकें। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है एक देश एक चुनाव। अभी इस टॉपिक पे फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ये लगभग 1-2 साल से हॉट टॉपिक बना हुआ है और अभी फिर से चर्चा शुरू हुई है। जो हमने कल देखा था कि विशेष सत्र बुलाया गया है अभी संसद का, तो उसमें ये मुद्दा उभर के आया है एक देश एक चुनाव का। तो आपको अपना जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी चुनाव प्रणाली इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है। और ये जो हमारी शासन व्यवस्था पूरी जो पेपर लिंक होता है वो पेपर 2 है, लेकिन उस पूरे पेपर 2 में आप देखेंगे कि कहीं पे भी निर्वाचन आयोग या चुनाव प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी टॉपिक वहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये जो है हमने कल देखा था कि भारतीय संविधान मेंशन है सिलेबस में। और संविधान में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग आता है और निर्वाचन आयोग के कार्यों के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया आती है। और ऐसी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारी पूरी पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है वो कवर हो जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के साथ में लिंक होता है। तो आपको कुछ टॉपिक्स को ऐसे भी समझना होगा कि कैसे ये अंदर बिटवीन द लाइन मेंशन्ड है। तो ये टॉपिक बिटवीन द लाइन वाला टॉपिक है। अब एक देश इस आर्टिकल में बताया गया है। अभी जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो ये देखेगी कि एक देश एक चुनाव जो होने वाले हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसकी क्या चुनौतियां होगी, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और अगर हम कराते हैं तो उसमें जो भी संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे उनको लेके अलग अलग राज्यों की क्या राय है। केंद्र है तो केंद्र में अलग अलग जो हमारे राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां, उनके क्या नज़रिए हैं, इन सभी को लेके ये कमेटी डिस्कशन करेगी और एक मुद्दे को एक इस पॉइंट पे जो भी अपना एक व्यू बनेगा वो रखेगी। जो एक देश एक चुनाव है उसकी कुछ चुनौतियां हैं तो कुछ उसके लाभ भी हैं। चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि जो स्टेट लेवल पे जो पार्टीज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका एक इसके साथ में आना एक चैलेंज बना हुआ है। साथ ही जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी इन चीज़ों को लेके अभी थोड़े डिस्टर्ब हैं। साथ में केंद्र में जो अलग अलग दल हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। और इनके लाभ ये हैं कि जो अलग अलग चुनाव होते हैं और उससे जो खर्च बढ़ता है, सबसे पहले तो उसमें कमी आएगी। जो हमारा जो मेन पावर है, जो टीचर्स देखते हैं हम जिनकी चुनावों में अलग अलग टाइम पे हम ड्यूटी लगा देते हैं, उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि चुनाव होने वाले हैं तो कहीं कहीं हमारा व्यापार प्रभावित होता है ट्रेवलिंग की वजह से, क्योंकि इधर उधर कहीं पे आचार संहिता लगी हुई है, कहीं क्या है, तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट इफेक्टेड होता है। तो ये इसकी कुछ चुनौतियां हैं। इसके लाभ में एक तो ये कि समय की बचत होगी। एक जितना हम खर्च करते हैं अलग अलग टाइम पे चुनाव में वो बचेंगे। मेन पावर जो हमारा जिस टारगेट पे लगा हुआ है वहीं पे स्टक रह सकेगा, बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे हम, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें बता रखा है जैसे कि समय और संसाधन की बचत होगी। फिर करोड़ों रुपए जो हम चुनाव पे खर्च करते हैं वो बचेंगे। तो इस तरीके से इसके कुछ लाभ हैं, कुछ चुनौतियां हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है इसको इम्प्लीमेंट करने का है
वो है इसमें संविधान में संशोधन। इसके लिए कई जगह पे संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसमें से मेन 5 जगह है जिसमें कि हमको ज़रूरत रहेगी कि हमको संशोधन करना ही पड़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 83 जो कि है कि संसद के सदनों की अवधि से रिलेटेड है। फिर है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने से संबंधित आर्टिकल 85। फिर है राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित आर्टिकल 172। फिर है राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। तो इतने में तो अभी हमको पता है कि ये करना पड़ेगा, और कहीं पे कुछ चीज़ इफेक्ट होगी तो फिर वहाँ पे भी हमको संशोधन करने पड़ेंगे। तो इन सब ये एक टॉपिक है जिसको आपको हर एंगल पे तैयार करना है। इससे क्या लाभ होंगे, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, अगर है संविधान संशोधन है तो कहाँ कहाँ होने हैं, संविधान संशोधन से क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इस तरीके से आपको इस टॉपिक को लेके जाना है। ये जो है पेपर 2 से लिंक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदित्य L1 मिशन। जिस तरीके से हमने देखा था कि चंद्रयान मिशन था, वैसे ही अभी चंद्रयान मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन है। ये प्री के लिए आपको अभी बेसिक कंप्लीट करना है। जब ये जैसे जैसे टॉपिक इमर्ज होगा हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये हमारे पेपर 3 में जो अंतरिक्ष टॉपिक है उसके साथ लिंक होगा, लेकिन अभी सिर्फ एक ये है कि भेज रहे हैं। तो जब ये ओवरऑल न्यूज़ पूरी परफेक्ट वे में बनेगी तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड। अभी जो एक नई पहल शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, वो ये है कि वो एक जो हमारी मिट्टी है उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। उससे होगा ये कि जो सोइल में जो भी सोइल बनेगी उसके 2 मीटर की सोइल, मतलब कोई भी जो ज़मीन है उसकी 2 मीटर की सोइल को लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से तत्व प्रेजेंट है, क्या कमी है, कौन सी फसल वहाँ उगाई जा सकती है, या कौन सी ऐसी फसल है जो वहाँ भी उग रही है लेकिन उसको नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये होगा तो अलग अलग चीज़ों के बारे में जो हम अत्यधिक उर्वरक दे देते हैं खेतों में, उसका जो उससे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो बच पाएंगे। और जो जैसे पानी की कमी है किसी मिट्टी में, किसी एरिया में, या उस फसल को उतने पानी की ज़रूरत है और उस मिट्टी में वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ज़बरदस्ती हम उसको बो रहे हैं, तो वो चीज़ बच पाएगी। तो इस तरीके से ये एक पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एक वाटरशेड प्रबंधन योजना है, उसके 2.0 जो उसका प्रोग्राम है नया वाला, उसमें भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत ये शुरू की गई है। तो ये एक अलग से नहीं है, ये एक कृषि सिंचाई योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसके अंतर्गत शुरू की गई है। इसमें उस भूमि पर इसमें जो ये जो योजना है वो विश्व बैंक की सहायता से अभी कर्नाटक और ओडिशा में 100% भूमि पर रिसोर्स इन्वेंटर बनाने के काम अभी चल रहा है। वहाँ पे अभी 2 स्टेट पे चल रहा है, इसको फिर पूरे ओवरऑल फॉर्म में ले जाएंगे। ये जो है ये पहल किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू की गई है और कृषि को एक वैज्ञानिक तरीके की जो कृषि होती है उसमें ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो पेपर 3 में कृषि और कृषि में प्रौद्योगिकी का यूज़ उस वाले टॉपिक के साथ में लिंक होता है। जब भी कृषि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो कि हम कृषि में को आगे बढ़ावा देने के लिए या किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अभी रिपोर्ट कार्ड्स तैयार कर रहे हैं, ताकि उनका खर्च लागत कम हो और उनका जो आउटपुट हो वो बढ़ सके। तो ये एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है युद्धपोत महेंद्रगिरी। ये एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है। सिर्फ मेंस में ये इस तरीके से काम आ सकता है कि कहीं पे भी रक्षा क्षेत्र की बात होती है और उसमें हम कहाँ भारत कितना लीड कर रहा है, वहाँ पे आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं कि हमने अभी युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया है, तो इस तरीके से हम भारत की जो ताकत है वो बढ़ रही है। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बेसिक कंप्लीट कर लेना है।
अगेन बहुत ज़्यादा डाटा आपको तैयार नहीं करना है, बेसिक जो चीज़ें होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए बस उतना ही डाटा आपको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है शून्य कार्बन का लक्ष्य। ये जनसत्ता के एक आर्टिकल में जनसत्ता में एक आर्टिकल आया है, उसमें एडिटोरियल है, उसमें ये पूरा एक टॉपिक इमर्ज किया गया है। इस जो एडिटोरियल है उसमें आप अलग अलग डेफिनेशंस को समझ पाएंगे। जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन ऑफसेट होता है, क्या होते हैं, क्या लाभ हो रहा है इससे, किस दिशा में हमको कदम उठाना है, वो इसमें मेंशन किया गया है। ये जो टॉपिक है ये हमारे पेपर 3 के साथ में लिंक होगा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण, और उससे हम कैसे निपट रहे हैं, क्या हमारी तैयारियां हैं, वहाँ लिंक होगा। इसमें कुछ डेटाज दिए हुए हैं जिनके को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन व्यापार में चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी और दक्षिण कोरिया बड़े निर्यातक हैं। तो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही जो कार्बन वायुमंडल में मौजूद हैं उसको भी कम करना आवश्यक है। जैविक और रासायनिक तरीकों से हम इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें। और यही जो पूरी प्रोसेस होती है कार्बन को कैसे मैनेज करना है, वायुमंडल से किस तरीके से हटाना है, उसी को हम बोलते हैं कार्बन ऑफसेट। इसमें कार्बन अवशेषकों के रूप में वन और हरियाली की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये आप आंसर में अपने मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से वन और हरियाली की इम्पोर्टेंस है और कार्बन ऑफसेट में वो मदद कर रहे हैं। ये कुछ टर्म्स होती है जिनको कि आप अपने आंसर में यूज़ करते हैं तो उससे वेटेज मिलता है। ऐसे ये जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योग अपने उत्सर्जन का कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक अपनाकर वायुमंडल में जाने से रोक रहे हैं। मतलब उद्योग जो हैं वो कार्बन कैप्चर की टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उससे कार्बन उत्सर्जन को रोकते हैं। तो और फिर ये जो टेक्निक होती है इसको अलग अलग, जैसे कि समुद्र तट से लगा के उसमें ड्रिलिंग करके और भूमिगत कर देते हैं। इस तरीके से कार्बन को स्टोर करके और उसको वायुमंडल में जाने से रोका जाता है। ऐसे यहाँ पे कार्बन क्रेडिट की डेफिनेशन दी हुई है कि 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में जाने से रोकने या उन्हें वायुमंडल से बाहर करने वाले को एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। यहाँ पे एक कार्बन क्रेडिट की डेफिनेशन दी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे इस आर्टिकल में अलग अलग इम्पोर्टेंट डेटाज दिए हुए हैं। ऐसे यहाँ पे मेंशन है, पेरिस समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का यूएनडीपी की निगरानी में देशों द्वारा प्रमाणित कार्बन क्रेडिट कमोडिटी के तौर पर कार्बन बाजार में खरीदा और बेचा जा रहा है। ये जो आर्टिकल है ये पूरा एक एज ए डेटा की बजाय आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको इसको अपने आंसर में यूज़ करने की बजाय पहले आपको इसको एक एज ए कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है वो उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं वो आप देख लेना। सबसे पहले आप इससे कॉन्सेप्ट बनाना कि क्या कार्बन क्रेडिट है, कहाँ से आया है, कार्बन ऑफसेट क्या है, कार्बन कैप्चर तकनीक क्या है, देश क्या कर रहे हैं, उस तरीके से ये आपकी मदद करेगा। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर क्लियर फॉर्म में दे सकते हैं और ऐसी टर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। अगर ये टर्म्स आपकी क्लियर है तो आपको कुछ आर्टिकल्स इस तरीके से भी तैयार करने पड़ेंगे। ये जो थी वो सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 2 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मेंस के कुछ अलग एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अपने इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, यूपीएससी प्रिपरेशन को और अपने आंसर राइटिंग को डायरेक्शन देने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और जो भी आप नोट्स बनाते हैं उनका रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।